तो चलिए आज एक ऐसे काल्पनिक सिनेरियो पर नजर डालते हैं जो हाल ही में एक ऑनलाइन वीडियो में सामने आया। यह है वेनेजुएला पर एक दुस्साहसी सैन्य छापे की कहानी, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। देखिए, ये कहानी किसी राजनीतिक विश्लेषण से शुरू नहीं होती। नहीं, ये तो हमें सीधा एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीन के बीचों बीच ले जाती है। जगह है काराकास और वक्त है आधी रात का छापा। कहानी हमें सीधे ले चलती है भविष्य में और एक बहुत ही खास तारीख तय की गई है इस काल्पनिक ऑपरेशन के लिए, 3 जनवरी 2026। तो सोचिए जरा, माहौल कैसा है। एक जबरदस्त साइबर अटैक हुआ है और पूरा का पूरा काराकास शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। मतलब जो एक्शन होने वाला है उसके लिए एकदम परफेक्ट स्टेज सेट है। और फिर ऑपरेशन शुरू होता है और ये बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। 4 एकदम सटीक, सोचे समझे कदम, चोरी छुपे घुसने से लेकर राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ना और फिर वहां से निकाल ले जाना, सब कुछ घड़ी की सुई के साथ एकदम परफेक्ट टाइमिंग में। अच्छा, ये सब तो जमीन पर हो रहा था, लेकिन जो लोग इसे कमांड कर रहे थे उनका नजरिया कैसा था? अंदाजा इस कथित बयान से लगाइए जिसमें कहा गया कि ये सब देखना ऐसा था मानो कोई टीवी शो चल रहा हो। जमीनी हकीकत बस एक मनोरंजन। तो इतनी धमाकेदार शुरुआत के बाद ये कहानी 2 बहुत ही बुनियादी सवालों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला, आखिर ये सब हुआ क्यों? और दूसरा, पूरी दुनिया के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए इसके मायने क्या हैं? ठीक है, तो सबसे पहले उस वजह पर आते हैं जो आधिकारिक तौर पर बताई गई, जो वजह दुनिया के सामने रखी गई इस छापे के लिए, और वो थी ड्रग्स। इस पूरे ऑपरेशन को कानूनी तौर पर सही ठहराने के लिए बहुत ही संगीन इल्जाम लगाए गए। एक पूरी लिस्ट तैयार की गई जिसमें मादुरो को एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर के तौर पर पेश किया गया जो नार्को टेररिज्म यानी नशीले पदार्थों से जुड़े आतंकवाद में भी शामिल था। लेकिन फिर ये कहानी इस ऑफिशियल वजह पर ही सवाल खड़े कर देती है। कैसे? अमेरिकी दावों को असल दुनिया के तस्करी के आंकड़ों के सामने रखकर, और ये आंकड़े एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखाते हैं। तो सवाल उठता है कि अगर ड्रग्स असली वजह नहीं थी तो फिर क्या थी? इस कहानी के मुताबिक असली वजह कुछ और थी, कुछ ज्यादा कीमती, और वो था तेल। और इस तर्क के पीछे की वजह एक ऐसी सच्चाई है जो शायद बहुतों को हैरान कर दे। वो ये कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल का भंडार है। जी हां, सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों से भी ज्यादा। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में जाना जरूरी हो जाता है। ये देखना जरूरी है कि कैसे अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते, जो कभी साझेदारी पर टिके थे, वो तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद एक गहरे टकराव में बदल गए। इस कहानी के मुताबिक ऑपरेशन के असली मकसद का सबसे बड़ा सबूत काल्पनिक छापे के ठीक अगले ही दिन सामने आता है, इस बयान के रूप में जिसे इस पूरी कार्रवाई के पीछे की असली वजह का सबसे सीधा सबूत माना गया। तो जाहिर है सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा कोई एक तरफा एक्शन लिया जाता है तो बाकी दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी? इस कहानी के हिसाब से प्रतिक्रिया बहुत ही तीखी और निंदा से भरी होती। पूरी दुनिया से, चाहे वो पारंपरिक दोस्तों या फिर विरोधी, हर तरफ से देश कथित तौर पर इसकी निंदा करने के लिए एक साथ आ जाते हैं और इसे नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक खतरनाक मिसाल करार देते हैं। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव भी इसकी निंदा करते हैं, और वो भी कड़े से कड़े शब्दों में। इससे वो सीधे सीधे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन बताते हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की नहीं है। तर्क ये दिया जाता है कि इस ऑपरेशन ने न सिर्फ इंटरनेशनल लॉ तोड़ा, बल्कि खुद अमेरिकी संविधान का भी उल्लंघन किया होगा। कैसे? युद्ध जैसी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी को पूरी तरह से नजरअंदाज करके। तो अब हम आते हैं अपने अंतिम हिस्से पर और देखते हैं कि ये पूरी कहानी ग्लोबल पावर डायनामिक्स यानी वैश्विक शक्ति संतुलन के बारे में किस बड़े नतीजे पर पहुंचती है। आखिर में ये कहानी इस तरह की कार्रवाई को एक बहुत ही खतरनाक सोच का प्रतीक बताती है। ये सोच कि नियम कानून तो बस कमजोरों के लिए होते हैं, असली अधिकार, असली कानून तो सिर्फ सैन्य और आर्थिक ताकत ही है। और यहीं पर इस कहानी का विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ जाता है। सवाल वैश्विक व्यवस्था के भविष्य को लेकर कि जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश ही नियम बनाते हैं तो क्या उन्हें ये नियम तोड़ने का भी हक मिल जाता है?